इसमें डिस्क्रिशन की बात की जा रही है, तो कौन सा आर्टिकल वायलेट होगा, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो आर्टिकल 14 इसलिए सही है क्योंकि आर्टिकल 14 के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ आ जाता है, अर्बिट्रेरीनेस आ जाती है। और देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बेसिकली आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप जो है अर्बिट्रेरीनेस को अपना नहीं सकते हैं, है ना। तो अर्बिट्रेरीनेस कहाँ से जनरेट होती है? डिस्क्रिशन से जनरेट होती है। इसलिए आर्टिकल 14 शुड बी द राइट आंसर। 32 क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि उस समय अर्बिट्रेरीनेस को मैं रिलेट नहीं कर पाया डिस्क्रिशन से। आगे बढ़ते हैं। डेफिनीशन ऑफ द स्टेट। डेफिनीशन ऑफ द स्टेट के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि स्टेट क्या है। स्टेट में जो ऑर्गन्स हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए, है ना। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा याद था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी होती हैं जिनमें सरकार का क्लेम रहता है ना, तो वो होती हैं स्टेट कंसिडर किया जाता है उनको। खेल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये स्टेट के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं आएंगी स्टेट के अंतर्गत। इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक बार एक जजमेंट दिया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आती हैं। और उसके बाद एक और इसका एस्पेक्ट ये है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं ना, वो भी स्टेट के अंतर्गत नहीं आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है जुडिशरी का वो स्टेट के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन प्रोसीडिंग्स नहीं आती हैं। ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अच्छा है, गुड क्वेश्चन। अगला क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम इज़ द कंडीशन विच पीपल कैन डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सो दिस पेपर वाज वेरी गुड। फिर अगला क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड शाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इजी होगा ये। डिसइन्वेस्टमेंट वाला ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्या है? आर्टिकल 15 कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है। तो देखो कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर वाला तो नहीं मेंशन हुआ है क्योंकि प्रोग्रेसिवली ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो ऑप्शन 1 जिसमें जिसमें है उसको हटा देंगे हम लोग। ए डी ख़त्म, बी एंड सी बच रहा है। अब फिजिकली डिसेबल होना तो चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसमें जजमेंट आए हुए हैं, उसके बाद फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को इंक्लूड किया गया है। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो होना ही चाहिए, मतलब मैंडेटरी है, तो 5 होना चाहिए, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा इसका। इसमें मैंने काफ़ी गलत किए, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वेल। ये वाला भी इजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में बता देना एक बार, इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। बाकी स्क्रॉल करके मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। सोशल जस्टिस, ये क्यों गलत हुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द मीनिंग ऑफ राइट्स। राइट्स का मतलब क्या है? हाँ, सी और डी लग रहा था, और मैंने डी क्यों चूज़ किया? दे आर ऑब्लिगेशन मैंडेटेड टू द, क्योंकि मुझे ऑब्लिगेशन दिखाई पड़ा इसमें, मेरा दिमाग जो है कंसंट्रेट हो गया ऑब्लिगेशन वर्ड के ऊपर। बट ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको देखो, ये मैंने गलत कर दिया। हाँ, मैंने 1 ए किया एंड आंसर है बी। जब मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मून एग्रीमेंट के बारे में मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या पता चली कि मून एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, और इसमें पूछा गया है साइन वाला, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अब देखो ऐसे बहुत से एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आप देखेंगे तो आपको लगेगा, ताजुब सा होगा कि एक ऑप्शन अगर हटा देंगे तो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन 2 मैंने हटाया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक्चुअल पेपर में, ठीक है। इसमें क्या है? डबल जेपर्डी। अच्छा देखो, वैसे तो ये मैंने कर लिया, इजी था, लेकिन
बस याद ये रखना है कि जो रिट्रोस्पेक्टिव वाला एस्पेक्ट है ना, ये कह रहा पहला ऑप्शन पढ़िए, इट प्रोहिबिट्स द रिट्रोस्पेक्टिव इम्पोजिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सिविल लाइबिलिटी ऑन ए पर्सन। तो ये वाला क्यों गलत हो गया? आप वोडाफोन आइडिया वाला केस याद रखिए, इसमें रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया गया था, टैक्सेशन इज अ सिविल लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके रखिए। हाँ, इसमें क्या है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो 25 से 30 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा मुझे नहीं याद हुआ है अभी तक। लेकिन सॉल्व करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। आर्टिकल 28 क्या है? इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड है, कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा और आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ज़बरदस्ती आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि ये चीज़ फॉलो करिए, ठीक। 28। 25 क्या है? ट्रिपल पी, प्रोपेगेट, प्रोफेस, प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो, इसमें खेल एक ये रहता है कि जो माइनॉरिटीज़ वाले राइट हैं, तो बेसिकली है कौन सा माइनॉरिटी वाला राइट? तो आर्टिकल 30 जो है वो एक्सक्लूसिवली है माइनॉरिटीज़ के लिए। उसके अलावा जितने भी धर्म संबंधी आर्टिकल हैं और प्रिजर्वेशन संबंधी आर्टिकल हैं, जैसे कि लैंग्वेज कल्चर प्रिजर्वेशन, वो सबके लिए हैं, ऐसा हाई कोर्ट ने बताया हुआ है। एक TMA पाई का केस है, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज़, है ना। तो TMA पाई केस वो याद रखना है अपन को, ठीक है। और इसमें बोला कि पहले वाले में राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 29 आर एक्सटेंडेड टू बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी, है ना। तो ये सही है, क्योंकि अगर सिर्फ माइनॉरिटी की बात करेगा तो आर्टिकल 30 है जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, बाकी जो आर्टिकल है ना 25 से 30 के बीच में, वो सबके लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। गलत क्यों हुआ? चलो इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, मतलब इसीलिए शायद से गलत हो गया होगा। 2 और 3 TMA पाई वाला केस, इसमें क्या है, ठीक है, HTCC LTCC टेप्स। अब देखो इसमें क्या है, साइंस के जो क्वेश्चन है ना पक्का आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में श्योर शॉट आते हैं। और बैठ करके देखोगे ना तो एक कैटेगरी रहती है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक आपका आएगा बेसिक अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस, स्पेस से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे पिछली बार एक आया था ना सब ऑर्बिटल वाला, और वो एक्चुअल में पढ़ के गया था लेकिन याद नहीं रहा था करने के लिए, तो उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। LTCC टेप्स, HTCC सबस्ट्रेट्स, तो बेसिकली ये स्पेस से रिलेटेड है, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई खेल नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज़ गलत, बाकी सही है। बाकी देखो ऑप्शन 3 तो सही होगा ही इसमें, बस ऑप्शन 1 और 2 में देखना था, तो स्पेस बायस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है और रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि मत लीजिएगा, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये बहुत अच्छी थीम है। रिसेंटली प्रेसिडेंट जी ने अभी जो अपना भाषण दिया था ना, वो भाषण बहुत वायरल हुआ था, तो उसकी भी थीम यही है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि जेलों में कौन कैद है, ऐसे करके प्रेसिडेंट जी पूछ रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर है A, मैंने मार्क किया था B। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। मेरा ध्यान जो था वो कोर्ट पे चला गया, कि कोर्ट जो है डिटेंशन करती है, कोर्ट नहीं करती है। मैं सही से रीड नहीं कर पाया बेसिकली पहला ऑप्शंस। और दूसरा जो है, ये अगर याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो है व्यक्ति जब कैद होता है ना, तो उसको 3 महीने के लिए कैद रहना पड़ता है एक बार में, अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी ने फर्दर डिटेंशन रिकमेंड नहीं किया है। तो इसको कम किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, 3 से 2 महीना कर दिया गया। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना लगार्ड है, प्रोग्रेस नहीं हुई है उसमें, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आगे बढ़ते। अब ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में, जिसमें निगेटिव लिबर्टी की बात की हुई थी, और पहली बार मैंने पढ़ा मुझे नहीं समझ में आया, मैंने दूसरी बार पढ़ा था उस समय। तो आर्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और मैंने समझा है कि हमें जब कभी भी न्यूज़पेपर पढ़िए, हमें मिनिमम याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो निगेटिव लिबर्टी का बेसिक मतलब क्या था, जो मैंने उस समय याद समझा था, वो ये था कि आप जो काम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकें
उसको निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। अब इच्छानुसार क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुजरात जाना है ना, आपको कहीं घूमने जाना है ना, ये जो हिस्सा है वो निगेटिव लिबर्टी के अंतर्गत आता है। तो इसी सोच के मैंने इसको किया था और यही इसका कॉन्सेप्ट है। सो आई कुड अंडरस्टैंड इट वेल, और इसको मैं कर लूँगा अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। निगेटिव लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सरकार के ऊपर है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं है, आप केस नहीं कर सकते उनके ऊपर, ठीक है। तो इसको आसान था, अनटचेबिलिटी वाला हटा दोगे। अनटचेबिलिटी इज़ चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई नहीं कर सकता, इट इज़ अ क्राइम। ये क्यों गलत हुआ? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, डिसेंट है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पुलिस स्टेट क्या होता है? पुलिस स्टेट बेसिकली जब आप सुनेंगे ना, और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में शायद छवि ऐसी बन जाए कि पुलिस स्टेट का मतलब पुलिस का शासन। पुलिस का शासन मतलब बहुत ज़्यादतियाँ होती हो जहाँ पर, है ना। तो ऐसी मेरे अंदर छवि बनी और मैं इस वजह से उसको गलत कर दिया। बेसिकली पुलिस स्टेट है क्या? पुलिस स्टेट का बेसिक मतलब होता है कि कानूनों को बहुत ही सख्ती से लागू करना, ये स्थिति जो होती है वो पुलिस स्टेट होती है। और इस स्टेट में पहला वाला तो गलत हो जाएगा, मैंने 2 मार्क किया, तो पर 2 भी गलत है इसमें। 2 क्यों गलत है? इसमें क्या पूछा होगा, करेक्ट पूछा ना, हाँ मैंने नीदर 1 and 2 नॉट 1 and 2 मार्क किया था। इसका आंसर 2 क्यों है? क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना, ये उस जगह से निकला है कि वर्तमान में जो हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट की बात की गई है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो हमारा कॉन्सेप्ट वो है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट कब था? जब हमारे यहाँ ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो उनकी एक और पॉलिसी थी जो इसी से रिलेटेड थी, वो थी लसाइस फेयर की। लसाइस फेयर का बेसिक मतलब होता है कि स्टेट का इंटरवेंशन मिनिमम हो, और जो व्यक्ति जिस तरीके का डेवलपमेंट करना चाहता हो, व्यापार करना चाहता हो, वो उसके पास फ्रीडम हो, फ्री विल हो, वो एग्जीक्यूट कर सके अपनी फ्रीडम एंड फ्री विल का, ठीक है। लसाइस फेयर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों चीज़ों में करने की, पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। तो पुलिस स्टेट का वहाँ से मतलब निकलता है। फिर ये भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है। तो वन चाइना पॉलिसी में क्या है कि हमने क्या किया है, हमने चाइना को वन चाइना के रूप में देखा है, क्योंकि चाइना हो गया, हाईकॉन्ग हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, ताइवान हो गया, ठीक है। तो हम अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं इनको। लेकिन ओवर द पीरियड थोड़े से डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं कि हमने ना ताइवान के साथ हमारे रिश्ते इम्प्रूव हुए हैं। ताइवान का इंडिया में ऑफिस बनाया हुआ है ना। तो बेसिकली यही चेक करने की कोशिश की गई इसमें, ठीक है। तो 1 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। लुक ईस्ट इंडिया पॉलिसी हैज़ लार्जली इग्नोर्ड, इसमें लिखा हुआ है लेकिन नहीं इग्नोर किया है, तो कहना मतलब ये है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताइएगा। फिर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें क्या गलती हुई, द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर ए लॉ, ठीक है। हाँ, इसमें गलती ये हुई कि देखो जो कोर्ट्स है ना, अगर किसी एक आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि जब कोर्ट कुछ निर्णय सुनाती है, कुछ कंसीडर करती है कोई केस, उसमें डीपीएसपी को भी कंसीडर करती है, ठीक है। तो कंसीडर तो करती है, लेकिन उसके सोल बेसिस पे किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं किया जा सकता है। ये इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, रशियन नॉवल फीचर, ठीक है। हाँ, तो ये क्यों गलत हुआ कि स्टेट पॉलिसी क्या है, प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मुझे पता था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स वी टेंड टू मार्क द ऑप्शन इवन दो वी नो दैट इट इज़ नॉट द राइट। ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो वही हुआ मेरे साथ। मुझे पता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं इम्प्लीमेंट होती है डीपीएसपी से, ठीक है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट होती है। मुझे क्या नहीं पता था वो ये था कि नॉवेल फीचर इसको कहा गया। अब मैंने क्यों सोचा कि नॉवेल फीचर, मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया ऑप्शन सी, मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया ऑप्शन सी। नॉवेल का मतलब होता है नया, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो लिए गए हैं हमारे यहाँ पे, कहाँ से लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, पर हकीकत ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस पर्टिकुलर फीचर को कहा था कि ये एक नॉवेल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नॉट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, तो ये इजी था, ठीक है। अब ये देखो, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, पर थोड़ी सी रीजनिंग इम्प्रूव हुई मेरी अभी इसमें। तो इसमें क्या है कि वर्टिकल फार्मिंग जो होती है उससे क्रॉप यील्ड इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंप्रूव होता, सही है। इकोनॉमिक वायबिलिटी ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना टेम्पटिंग है ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन कि हाँ यार सही है, मतलब कर सकते हैं लगा के, ऐसे सीढ़ी वीढ़ी लगा करके उगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है होती है इसकी, क्योंकि जब बिल्डिंग्स डिज़ाइन की जाती हैं तब उसमें वर्टिकल फार्मिंग को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इस वजह से क्या होती है, उनकी डिज़ाइन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस वजह से ऑप्शन 2 इसमें गलत है। बाकी लेस लेबर एंड स्किल इंटेंसिव, तो लेस लेबर नहीं लगता इसमें, एंड इट इज़ हाईली स्किल इंटेंसिव। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है और डी गलत है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, डिसेंट था, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या है इसमें। हाँ, कौन कौन से अमेंडमेंट ऐड किए गए, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, हटाओ इसको, बकवास क्वेश्चन। चंपाकम वाला केस, इसको भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। चंपाकम वाला केस कौन सा था, दुराई राजन चंपाकम केस, कि फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। फिर क्या है, सोशलिज्म। अब इसमें मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा और इसको मैंने मार्क नहीं किया। क्यों मार्क नहीं किया, लेट अस डिस्कस। देखो, अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेबियन सोशलिज्म की बात की गई है, तो मुझे लग रहा था ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि बी को मैंने कन्फ्यूज़न के हिसाब से गोला क्यों बनाया है। क्योंकि जब हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, होम रूल लीग, तो वहाँ पर एक शब्द क्वाइन होता है, उस जगह आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, फेबियन सोशलिज्म का वर्ड वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आयरलैंड में क्या था यार, आयरलैंड में लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोग, आयरलैंड का एक मतलब सीन मेरे दिमाग में बस आ रहा था कि देयर इज़ टर्मोइल एंड पीपल आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी आउट ऑफ दैट टर्मोइल। तो इस वजह से मैंने इसको कन्फ्यूज़न में रखा। बाकी ठीक है, ये तो सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था ए और बी में। चलो ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर कि इट इज़ द पीसफुल मेथड, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीन्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक अच्छी रिपोर्ट जिसको आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीति आयोग की, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडल। तो ऐसा लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आएगा, बेकार क्वेश्चन है ये। क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मैंने थोड़ी सी गलती करी इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी क्या होगा, लिबर्टी कैन बी बेस्ट सेफ गार्डेड इफ जुडिशरी इज कमिटेड, ऑब्वियसली कमिटेड जुडिशरी कैन सेफ गार्ड द लिबर्टी। बट ये जो कमिटमेंट आता है उसके पहले उसके ऊपर एक चीज़ है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो एक दूसरे के अधिकारों पे इम्पिंजमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, वर्तमान में जो टसल चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें एनजैक के ऊपर चर्चा हो रही है, तो वो बेसिकली क्या है, एनक्रोचमेंट अपॉन पावर्स इज हैपनिंग राइट नाउ इन द डिस्कशंस, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली एक वो विचारधारा है जिसके बाद ये चीज़ें आती हैं फर्दर। क्योंकि जब सेपरेशन ऑफ पावर ही नहीं होगा तो कमिटेड जुडिशरी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी कैन बी सेफ गार्डेड बाई सेपरेशन ऑफ पावर्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसमें क्या, हार्म प्रिंसिपल क्या है, इसको हम पढ़े थे एक बार, लेकिन शायद उसके बाद भी गलत कर दिए। हार्म प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है, पहले मैंने क्या किया ये देखते हैं। इट प्रपोजेस दैट इफ टू सर्कमस्टांसेस आर पुट बिफोर एन इंडिविजुअल ही विल ऑलवेज चूज द ऑप्शन कॉजिंग लेस पॉसिबल हार्म। ये थोड़ा सा गलत है। ये आपको नहीं लग रहा कि दो चीज़ों को चुनने में जो आपको मैक्सिमम हैप्पीनेस जनरेट करती हैं वो वाला यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जैसा फील हो रहा हो? तो अभी मेरे को यही लग रहा है, लेकिन उस समय मैंने इसको मार्क कर दिया और ये गलत है।
सही इसका ये है कि हार्म प्रिंसिपल बोलता है कि आप हम अब मैं आपको बता दूंगा और आप ये नहीं बोलेंगे। अब हार्म प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, एक आपने एक लाइन सुनी होगी कि योर फ्रीडम एंड्स एट माई नोज, ऐसे करके एक छोटी सी लाइन है, एक छोटा सा आइडिया है। वो उसका मतलब बेसिकली ये है कि आप वो काम कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं जिससे मुझे एज अ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे प्रॉब्लम ना होने लग जाए। आप अपने घर में डीजे बजा सकते हैं, लेकिन आप उतनी तेज बजा सकते हैं जब तक मैं कंप्लेन ना कर रहा हूँ या जब तक मुझे दिक्कत ना हो रही हो, ठीक है ना। तो हार्म प्रिंसिपल यही कहता है, इट सेज दैट द पीपल शुड बी फ्री टू एक्ट एज द विश अनलेस देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला ये है कि अनटचेबिलिटी इन इंडिया। इसके बारे में कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेल। Constitution has defined untouchability as social disabilities imposed on certain classes of person by reason of their birth. इसको पढ़ा मैंने, काफ़ी रीजनेबल लगा, मैंने मार्क किया कि हाँ सही है। लेकिन सच ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचबिलिटी को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया है। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अनटचबिलिटी जो है बेसिकली, अनटचबिलिटी इज नॉट जस्ट व्हाट यू रीड एंड अंडरस्टैंड, रेदर इट इज़ ट्रीटेड इन इट्स हिस्टोरिकल सेंस। अनटचबिलिटी है क्या, ऐसा नहीं है कि आप हम तुम्हें छुएंगे नहीं वो अनटचबिलिटी हो गई, कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं तो हमारा हाथ तुम पे न लग जाए तो वो अनटचबिलिटी वो है। लेकिन अगर सोचो कि हम तुमको छू ले रहे हैं तो मतलब हम अनटचबिलिटी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि इट इज़ आइडियोलॉजिकल इन इट्स सेंस बेसिकली, है ना, हिस्टोरिकल सेंस में है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा था क्वेश्चन ये, पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसर्न मेंटेनेंस, ईजी था ये। एटमॉस्फेरिक रिवर का कॉन्सेप्ट क्या है। एटमॉस्फेरिक रिवर बेसिकली जैसे आपने वो एक मूवी देखी होगी कछुआ वाली, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, फाइंडिंग नीमो है क्या, एक मूवी है, ठीक है, उसमें एक दिखाया गया है करंट दिखाई गई, सी करंट। तो जैसे सी में करंट होती है ना, वैसे एटमॉस्फेयर में भी एटमॉस्फेरिक रिवर्स होते हैं। रिवर्स इन द सेंस कि एक तरीके से नैरो पाथ टाइप का डेवलप हो जाता है मॉइस्चर का, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। तो इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि इन वेट कंडीशंस एटमॉस्फेरिक रिवर्स कैन निगेटिवली इम्पैक्ट द लोकल इकोनॉमी बाय कॉजिंग फ्लड्स। इट कैन कॉज फ्लड, इट कैन निगेटिवली इम्पैक्ट। अब पहला वाला जब ऑप्शन पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर सिस्टम्स ऑफ रिवर जनरेटेड ड्यू टू सडन रेनफॉल इन द रीजन, इसने एक जनरल स्टेटमेंट बता दिया कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होती हैं वो होती ही ऐसी हैं कि सडन रेनफॉल क्रिएट करती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लाइक डैमेज, फिजिकल मटेरियल डैमेज करती हैं। तो होता ये है कि एटमॉस्फेरिक रिवर उतनी डेंजरस नहीं होती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वीक, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब अगला क्या है इसमें, ये भी ईजी था। ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए। वैसे आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसको क्यों गलत हुआ ये। हाँ, इसको इसलिए गलत हुआ, इसमें पूछा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी के एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं हुई, पर ठीक है चलो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको अधिकार तो है कि वो कुछ भी बोल सकता है पार्लियामेंट के अंतर्गत, और उसको जो है एक तरीके से थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, है ना। तो मैं दिमाग में मुझे लगा कि राइट टू इक्वालिटी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरीवन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, है ना, वो भी कानून के सामने वैसे ही ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन उस जगह पे उनको जो है एक पर्टिकुलर फ्रीडम है, एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी इस जगह है पार्लियामेंट के अंतर। तो वो चीज़ इसमें है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है, चारों को इम्यूनिटी है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू वोट, राइट टू स्पीडी ट्रायल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ प्रिजन रिफॉर्म। तो उसी के अंतर्गत इसको ट्रीट करिए। उसमें मैंने एक बार जब पढ़ा तो मैंने समझा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत लोग कैद किए जाते हैं ना, उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। अब सोचो आप, इतने सारे लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कैद हैं, यानी कि ट्रायल नहीं हुआ है उनका, तो हम ऐसा उस समय मेरे मन में आया था कि हम ना उनको राइट टू वोट एक तरीके से हम उनका कर्टेल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, है ना, कि वो लोग चुन नहीं सकते अपने लीडर। अगर इसको हम इंक्लूड कर लें तो बहुत सारे लोग छूट जाएं जल्दी से, अगर उनको राइट टू वोट इंक्लूड कर लेंगे तो ठीक था, ये इजी था। राइट टू ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, तो कोर्ट बोलती है कि आर्टिकल 14, 19, 21
ये तब भी उनको मिलते हैं, ठीक है, प्रिजनर्स को भी। अब ये जो क्वेश्चन था ये ठीक था क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैप किया है छत्तीसगढ़ से, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क को मैप किया अंडमान निकोबार से, कांगेर वैली को मैप किया उड़ीसा से। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं जब ऑप्शन जो होते हैं वो इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा से रिलेटेड है, कांगेर वैली जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, और रानी झांसी वाला ईजी था, ठीक है। तो इसके जो है ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है, क्रॉस ऑप्शंस पुट किए गए। राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल, ये इजी था राइट टू प्राइवेसी वाला। विद रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटीड, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला। इसमें बस ये याद रखना है कि जो प्रेस की फ्रीडम है ना वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ट्रीट की जाती है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीसीएस वाला देंगे तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है प्रीलिम्स में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। मार्शल लॉ, अब मैंने आर क्यों बनाया, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की लग रहा था मुझे, मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था और मैं ये सारे देखो मार्शल लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी याद है वो ये है कि मार्शल लॉ जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, तो ऑनली लगा हुआ है, तो इस यहाँ से हमको समझना है, ध्यान रखना है, कुल मिलाकर हमेशा सही नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना है, ऑनली लगा हुआ है द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ऐसा नहीं है। किसी ऐसी स्थिति में जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, झगड़े बढ़ जाए, तो लगाया जा सकता है मार्शल लॉ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रहता है नॉर्थ ईस्ट में, आप देख सकते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ ऑटोमेटिकली रिजल्ट सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो 2 काट दिया मैंने, 2 काट दिया मैंने, फिर पहला काट दिया मैंने, तो ऑप्शन नन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से नन क्यों किया मैंने, मार्शल लॉ इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक मेडिसिन बनाए गए, तो ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन चर्चा में हैं, उनके नाम आने चाहिए कि ये मेडिसिन पर्टिकुलर किस चीज़ को ट्रीट करती है, ऐसे करके क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्योंकि इस साल बहुत सारी मेडिसिन चर्चा में है, ठीक है। विच ऑफ द लिबर्टेरियंस, एक आर्टिकल आया था, कैलिफोर्निया लिबर्टेरियंस ऐसे करके कुछ करके, ठीक है। दे बिलीव दैट ओपन एंड फेयर कंपटीशन इज नेसेसरी टू अचीव इक्वालिटी, ईजी था मतलब। फिर ये क्या है देख लीजिए, अब देखो इसमें क्या है, इसे पूछा हुआ है डीपीएसपी के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, तो डीपीएसपी रिफर्स टू द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स विच शुड बी अडॉप्टेड बाय अ सोसाइटी। क्वेश्चंस को बड़ा सावधानी से पढ़ना पड़ता है। अब इसमें लिखा हुआ है अडॉप्टेड बाय सोसाइटी, अगर इसी जगह गवर्नमेंट कर देगा तो क्या गलत हो जाएगा क्या? तो इसके लिए हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए डीपीएसपी को डिफाइन कैसे किया गया है प्रॉपरली बुक में, ठीक है। तो दे आर शुड बी अडॉप्टेड बाय सोसाइटी, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। डीपीएसपी डू नॉट टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की जाती है डीपीएसपी में, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है इसका। रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड इस वजह से मुझे ये पेपर ठीक लगा क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्चुअली वर्ड जो लिखे हुए होते हैं ना, जैसे राइट्स वाला टॉपिक से तमाम सारे इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो जो वर्ड लिखे हुए उनके मतलब हमें समझाया है इस पेपर ने, कई सारे क्वेश्चंस के मतलब कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ में क्या रिलेशनशिप होती है। देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, और मैंने क्या मार्क किया था, राइट्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर वाइल ड्यूटीज़ आर रिग्रेसिव, तो ठीक है ये गलत है। इसका सही क्या है, राइट्स एंड देयर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, चलो ठीक है डन। अब ये जो डीजी सक्षम प्रोग्राम है ना, ये काफ़ी यूज़फुल प्रोग्राम है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था तो मैं इसको मार्क नहीं किया बस, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे सिखाई और ऐसा होता भी एक्चुअल पेपर में कि अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, मैंडेटरी नहीं कि ऐसा होता ही है, लेकिन अगर तुमको एक करेक्टली पता है ना कि वो गलत है तो खुद पे भरोसा रखो और उसको टिक करो। इसमें इसका जो है जॉइंट इनिशिएटिव लिखा हुआ है, तो ईजी टू मैनिपुलेट है ये वर्ड। जॉइंट इनिशिएटिव
ऑफ गूगल की जगह कुछ भी बदल दोगे तो मैनिपुलेट कर सकते हो इसको। तो इसका आंसर है कि जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव है डिजी सक्षम। ठीक है, तो अगर आप 2 हटा दोगे तो ऑप्शन ए बी डी सब खत्म, ऑप्शन सी आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो डिजी सक्षम प्रोग्राम है इट इज़ अ वेरी एक्सलेंट प्रोग्राम। ये जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए है, दे आर द सेक्शंस विच आर डिसएडवांटेज्ड, और ये रूरल पॉपुलेशन के लिए और सेमी अर्बन पॉपुलेशन दोनों के लिए है। इसमें डिजिटल लर्निंग, डिजिटल कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम है, और ये एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है पुअर पीपल की। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम। और एक नाम आप याद रख सकते हैं, आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इसका नाम इसलिए याद रख सकते हैं कि ये एक एनजीओ है, आगा खां एनजीओ। तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस में भी। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड पेपर 2। धन्यवाद।